तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि मी की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो मानती नहीं। वो जीनिया से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसके पास जाते हुए बोलने लगती है, जीनिया जब तक तुम शांत नहीं होने वाली, जब तक मैं तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर ना दे दूं, तो सुनो, मैं जो बोलने वाली हूँ उसको भूलना मत। मेरा नाम जिया मी है। इतना सुनते ही जीनिया बोलने लगती है, ये कितना नॉर्मल नाम है, ये तुम पे सूट नहीं करता। इतना सुनते ही वो भी मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे आखिरकार घायल कर ही दिया। जैसे ही वो अपने एक कदम को और बढ़ाती है, उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, वो काफी दर्द कर रही थी और वो सोचने लगती है कि मेरे शरीर की हर एक बोन ऐसा लग रहा है जैसे कि टूट गई है, लेकिन मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है इससे फाइट करने में। इधर उसके सामने से जीनिया भी बोलने लगती है और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी चेस्ट को छुआ, उसके बाद ही मैं इतना आगे तक आ पाई हूँ। चलो इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करते हैं, मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में देख नहीं सकती। इधर जीनिया फाइटिंग के स्टैंड में आते हुए बोलने लगती है कि चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ, मैं चाहती नहीं तुम मुझे ऐसे देखो, इसको जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो आके मुझे ऐसे देखे, खासकर वो लियो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, कहीं पे कोई बोल रहा था, कैमरे को होल्ड करो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इधर कोई पुरानी वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक रिपोर्टर लड़की बोल रही थी, मैं अभी लियो फैमिली मैनर के अंदर हूँ, यहाँ पे एक बड़ा थंडर स्टॉर्म आ गया है बीच इंटरव्यू में। और वो बोलने लगती है, जल्द से जल्द उस कैमरे को फोकस करो उस डाउन बस्ट में। फिर उसका कैमरामैन बोलने लगता है कि क्या तुम बोल रही हो सेंटर में? फिर वो बोलने लगती है, हाँ जल्द से जल्द करो। और वो भी उसको शूट करने लगता है और उसको बीच में एक बच्चा दिखाई देता है, वो और कोई नहीं अपना लियो ही था। और वो रिपोर्टर बोलने लगती है कि ये बच्चा तो डिसेंडेंट है डिवाइन टीयर का, वो भी लियो फैमिली के, क्या ये लड़का अगला डिवाइन टीयर बन सकता है? और वो रिपोर्टर बोलने लगती है, लेडी वो आप बता सकती हो ये लड़का डिवाइन टीयर बन सकता है कि नहीं? फिर लेडी वो आ जाती है और बोलने लगती है कि ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके गले में कोई सी भी रिंग हो वो मैटर नहीं करता, ये लड़का पूरी तरह से डिवाइन टीयर में पहुंच गया है, क्योंकि इसकी पावर लगभग डिवाइन टीयर जितनी ही है। इतना सुनते ही रिपोर्टर बोलने लगते, क्या बोल रहे हो मैडम आप? इधर लेडी वो नीचे उतरते हुए बोलने लगती है कि तुम क्या समझती हो रिंग के बारे में, जरा बताना। लेकिन रिपोर्टर कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर लेडी वो बताने लगती है कि ये रिंग सिर्फ इन दीवारों के अंदर ही मानी जाती है, बाहर नहीं, और हम इस रिंग की मदद से किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं और रिसोर्स दे सकते हैं। ऐसी डिजायर जब तक इंसान के पास रहेगी, वो एक दूसरे को मारना छोड़ेंगे नहीं। इस रिंग को बनाने वाले ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, उसने बोला था कि कुछ लोग ही हैं जो कि डिवाइन टीयर तक पहुंच पाएंगे, उनमें से एक मैं हूँ। लेकिन ये लड़का डिवाइन टीयर पे जाए या गोल्डन रिंग पे जाए, इससे मैटर नहीं करता, इसकी पावर सच में बहुत ज्यादा है, ये आसानी से किसी भी डिवाइन टीयर को भी मार सकता है अगर ये अपनी फुल पावर को यूज करे तो। क्या पता है ये लड़का मुझसे भी ताकतवर बन जाए आने वाले टाइम में। उतने में ही उस वीडियो को पॉज कर देते हैं और उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसका नाम डाई होता है। वो बोलने लगती है, ये कैसा घटिया रूल है, किसी को रूल तोड़ने की उम्मीद दे दो और वो बंदा उस रूल को तोड़ ना सके। ये सारी बात अपनी डिवाइन लेडी ने बोली थी, मुझे लगता है वो कितनी भोली थी। ये सारी बातें डाई गोश्त को बोल रही थी और गोश्त भी बोलने लगता है कि क्या तुम भी भोली नहीं हो? इतना सुनते ही दाई भी बोलने लगती है, क्या तुमको पसंद नहीं मैं उस लेडी की बात करूं? इतना सुनते ही वो गोश्त बोलने लगता है कि मुझे कोई केयर नहीं है उसके बारे में तुम बात करो कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए हम लॉयल किसके हैं, हम दोनों लॉयल लिन के हैं, ना कि लेडी वू के, याद रखना ये बात। और ये ही फैमिली का है और ये सारी बातें ही फैमिली के मेंबर ने बोली थी, जो कि अब गोश्त बन गया है। ये पहले लेडी वू का लॉयल था, अब ये लिन का लॉयल बन चुका है। और वो ही फैमिली का बंदा उस दीवार की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम इतना ध्यान रखना, जो कि तुम ये मॉन्स्टर बना रही हो और तुम इनको वादा कर रही हो कि तुम इन्हें फ्रीडम दोगी, और तुम इनको फ्रीडम नहीं देने वाली। जब उनको पता लगेगा तुम्हारा ये सब कुछ प्लान तुम पर ही ना भारी पड़ जाए, जो तुमने खड़ा करा है वो सब कुछ तुम्हारे हाथों से चला जाएगा, इस बात को तुम याद रखना। इतना सुनते ही दाई भी शांत हो जाती है। इधर वो गोश्त उन बच्चों की तस्वीर को छूते हुए बोलने लगता है कि तुम चाहे कितने भी ये मॉन्स्टर बना लो, एस्पर और ये वाले मॉन्स्टर दोनों अलग हैं, इनके फंडामेंटल भी अलग हैं। तुम लियो को तो जानती होगी, उसको बोलते हैं जीनियस। वो अभी इस टाइम पे अपने पिनेकल पे है अपनी एबिलिटी के। वो ऐसा जीनियस है कि वो लगातार ट्रेनिंग करने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते ही जा रहा है
और वो रुकेगा नहीं, और इसी को बोलते हैं इवॉल्विंग। और इसके दूसरी तरफ तुम्हारे मॉन्स्टर ये अपनी एबिलिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकते। वो इतनी पावर लगाती है शीशे पे कि वो शीशा ही टूट जाता है और उसका खून उन तस्वीरों पे जाके लग जाता है। उसकी ये सारी हरकतें देख दाई भी बोलने लगती है कि मैंने तुमसे बोला नहीं, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। तुम उन काउंसिल के मेंबरों को फूल क्यों नहीं बना सकते? तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, वो भी तुम पे हो नहीं रहा, और तुम मेरे सामने जब भी आते हो ऐसी फालतू बातें बोलते रहते हो। वो बोलते बोलते एकदम शांत हो जाती है और बोलने लगती है, मुझे माफ करना, मैंने अपना टेम्पर लूज कर दिया था। और उसके सामने खड़ा हुआ गोश्त बोलने लगता है कि आज तुम कुछ अलग एक्टिंग कर रही हो दाई, कुछ हुआ है क्या? फिर उसकी नजर पीछे जाती है और वो बोलने लगता है, क्या तुमने सच में एक स्पेशल वन ढूंढ लिया? फिर अपना सीन दोबारा से एक्साइल जोन में शिफ्ट होता है। मी और जीनिया दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मी ने भी अपने बटरफ्लाई को भी बना लिया था जीनिया पे अटैक करने के लिए। इधर जीनिया ने भी अपनी फायर को बढ़ा लिया था। इधर मी की हालत भी खराब होते ही जा रही थी। वो सोच रही थी मैं हार नहीं सकती, लेकिन जीनिया की पावर बढ़ती ही जा रही थी। वो तो सोच रही थी मैं इसको अभी मार दूंगी। इधर मी ने अपनी पूरी पावर लगा के एक आखिरी अटैक कर दिया था और बोलती है कि जीनिया इसको संभालो तुम। उसको ये पावर दिखाते हुए ताई लांग बोलने लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मी वापस आना चाहती है। और उसके बगल में खड़ा हुआ है छोटा सा बच्चा बोलने लगता है, भैया प्लीज बिग सिस्टर को वापस लेके आ जाओ, उनको बचा लो। ये सब सुनते ही ताई लांग को गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा, वो लड़की तुमसे मदद नहीं लेना चाहती, तुम हर बार उसकी मदद करते हो, वो तुमसे बोलती रहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता? इधर गुआन भी सोच रहा था ये लड़की मानती क्यों नहीं। इधर मी ने भी अपनी पावर से चारों तरफ फूल फैला लिए थे और साथ में बटरफ्लाई भी। उसको देख के जीनिया सोच रही थी ये कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये सब कुछ तबाह करना पड़ेगा। मैं एक पर्सन से दो बार हार नहीं सकती। और वो भी अपनी पावर अनलीश कर देती है और उसकी पावर से जितने फ्लावर और बटरफ्लाई थे सारे जल जाते हैं। इधर अपना सीन शिफ्ट होता है। एग्जाइल की जनता उस ट्रक के पीछे आ रही थी। इधर क्वांटिन और उसका साथी बोल रहा था मुझे लगता है कि ये हमारे पीछे ही आएंगे, चलो अच्छा है। और वहाँ पे एक बच्ची खड़ी हुई थी वो, और पीछे जितने भी लोग थे वो उनके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बच्ची आसमान की तरफ देखती है, वो सेम तितली उसके हाथों पे आके गिरने ही वाली थी। वो सोचती है ये कितनी सुंदर है। इधर जीनिया ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी। वो पीछे जाके गिरती है और बोलती है ये क्या चीज है। और वो सामने देखती है एक बड़ा सा टेडी बियर होता है। ये एस्पर की पावर उस बच्चे की थी। वो बच्चा बोलता है अब तुम ठीक हो ना, फिर वो उसको छोटा कर लेता है। इधर गुआन ने मी को उठा लिया था और वो बच्चा बोलने लगता है बिग सिस्टर ठीक है ना। फिर गुआन बोलने लगता है हाँ ये अभी जिंदा है, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा? फिर वो बच्चा बोलने लगता है मैं ठीक हूँ, जब तक बिग सिस्टर ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इधर गुआन उसको कंटेनर के पास बैठाते हुए कॉल लगाता है और बोलता है कि क्यूसी तुम हमको जल्द से जल्द एग्जॉस्ट जोन में जाके मिलो, क्योंकि मी की हालत खराब हो गई है। हमको जल्द से जल्द इसको लैब में लेके जाना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और उनको ये बातें करते हुए देख ताइलांग भी बोलने लगता है कि ये कितने घटिया लोग हैं और ये अपने मिशन पे ध्यान नहीं दे रहे। इधर गुआन उस बच्चे से बोल रहा था कि तुम जाकर जीनिया को देखो, वो सिर्फ कंटेनर के पीछे है। जैसे ही वो बच्चा पीछे पलट के देखता है और बोलता है गुआन भैया एक बार आप भी पलटिए, और पलट के देखता है और वो सोचता है कि इतने ब्लैक रिंग वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। वहाँ पे क्वांटिन ने काफी सारे लोगों को लेके आ गया था। वो एक दूसरे से लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और बोल रहे थे सामने से हटो। और उनमें से एक बंदा कंटेनर को खोलते हुए बोलता है कि मुझे थोड़ी जगह दो, मुझे इसको खोलना है। उतने में ही उनमें से एक उस बच्चे को धक्का दे देता है। उसको गुआन पकड़ लेता है और बोलता है थोड़ा संभाल के, तुम ठीक हो ना। ये सारा नजारा ताइलांग भी देख रहा था ऊपर से बैठ के। जो बंदा गेट खोल रहा था वो और कोई नहीं क्वांटिन के साथ वाला बंदा था। वो बोले जा रहा था प्लीज मेरे को देखना मत, प्लीज मेरे को देखना मत, अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम मुझे मार दोगे। और पीछे से लोग उसको पुश करे जा रहे थे और बोल रहे थे कि हटो सामने से वरना हम तुम्हें मार देंगे। और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको खोल देता है और वो सामने देखता है कि काफी सारे फूड कंटेनर रखे हुए थे। और वहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये फूड है, ये रियल का फूड है। और वहाँ पे लोग फूड कलेक्ट कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा मी की हाथ को देखता है और सोचता है कि इसका हाथ जला हुआ है और वो उसके पास आने लगता है। गुआन उसको रोकता है और बोलता है तुम क्या कर रहे
रहे हो, वो अपने हाथ में से एक कैंडी दिखाता है और बोलता है कि इसको मुंह में रख लो, इससे दर्द नहीं होता। इतना सुनते ही वो भी शांत हो जाता है। उतने में ही कोई बंदा बंदूक लेके आता है और उस बच्चे में लात मार देता है और बोलता है कि ये फूड आज से हमारा हुआ, यहाँ से कोई भी एक खाने का टुकड़ा भी लेके नहीं जाएगा, आज से ये सारा खाना कैनिबल गैंग का हुआ। और वहाँ पे उसके गैंग के बंदे आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम इस खाने को लेके नहीं जा सकते। और उनमें से एक बंदा गुहान की तरफ भी बढ़ने लगता है और गुहान अपनी बंदूक पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि अपना खाना लो और निकलो यहाँ से। फिर वो बंदा अपनी बंदूक को गुहान पे तानते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, चलो अपने हाथों को उठाओ और पीछे मुड़ जाओ। लेकिन गुहान उसको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो बोलने लगता है क्या तुम बहरे हो। उतने में ही ताइलांग ने ऊपर से हमला कर दिया था और उस बंदे को मार देता है और गुहान बोलने लगता है आई श्योर। जैसे ही वो वहाँ पे बंदों को मारने लगता है, सारे बंदे ऊपर देखने लगते हैं। इधर ताइलांग भी बोलने लगता है सब एक जगह रुक जाओ, और लोग भाग बात करने लगते हैं ये एस्पर की एबिलिटी है। और वो बच्चे को जिस पे लात पड़ी थी वो बोलने लगता है ये हमारा सेवियर है। और वहाँ पे लोग भाग भी खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हमारे सेवियर हमको बचाने के लिए आ गए। जैसे ही वो ये शब्द बोलते हैं, ताइलांग और गुआन दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर लोग खुश होते ही जा रहे थे और बोल रहे थे कि आप हमको आए हो एग्जैक्ट जोन में बचाने के लिए। इतना सुनते ही गुआन सोचने लगता है क्या। उतने में ही वो बच्चा बोलने लगता है कि ब्रदर गुआन, वो लड़की यहाँ से चली गई। जैसे ही गुआन साइड से देखता है, वहाँ से अपनी जीनिया चली गई थी क्योंकि उसको अपना क्वारंटीन लेके जा रहा था। इधर क्वारंटीन जीनिया को बोल रहा था तुम्हारी इतनी बुरी हालत करी किसने और तुम इतना पिट कैसे सकती हो किसी से। लेकिन जीनिया अपनी जुबान को शांत नहीं रखती। वो बोलने लगती है कि तुम्हें उस लड़की को भी देखना चाहिए था जिससे मैं फाइट करी थी। अगर तुम थोड़ी देर में आते तो मैं वहाँ पे सब कुछ क्लीन कर देती। इतना सुनते ही क्वारंटीन सोचने लगता है कि इस लड़की की जुबान कभी शांत नहीं रह सकती, ये हमेशा बोलती रहती है। और वो उसको गली से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था और पीछे से जीनिया बोलने लगती है कि हम काफी दूर आ गए हैं, तुम मुझे यहाँ छोड़ सकते हो, चलो मुझे नीचे उतार दो। फिर क्वारंटीन बोलने लगता है कोई बात नहीं। लेकिन क्वारंटीन रुकता नहीं, उसको वो लेके जाने ही लगता है, कभी एक गली से कभी दूसरी गली। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है दोबारा से ताइलांग पे। वो तो मस्त होके उस केज को देख रहा था जो कि लियो ने बनाया था, क्योंकि लियो ने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। और वो भी बाहर आ जाता है शान के साथ और बाहर आते ही बोलने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। इस वाले चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।